हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 13 का जो बिहार पुलिस का री एग्जाम का टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा चलाया जा रहा है। उस टेस्ट सीरीज का आज हम लोग जीके जीएस का शॉर्ट डिस्कशन करते हैं और एक एक क्वेश्चन का सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिहार दरोगा का सेकेंड बैच आ गया है। 19 जुलाई को ये बैच प्रारंभ हो रहा है और ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, जिनको ऑनलाइन ये बैच परचेज करना है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना ये सर्च करके प्ले स्टोर पे सर्च करना है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, ये पूरा लिखना है और ये लिखने के बाद आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड आ जाएगा एप्लीकेशन का लोगो और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको उसमें ये बैच मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से ढंग से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन का प्रावधान है वो किस देश से ग्रहण किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से एक और जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो भी जो है दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और बात करें जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ग्रहण किया गया, लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व का सर्वाधिक राजनीतिक दल वाला देश बन चुका है क्या है। आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग जो है वो मई 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 54 राज्य पार्टियां और 2597 गैर मान्यता पार्टियां प्राप्त की है। इसके कारण जो है ये विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश बन चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 338 के ख का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का ख का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। और अगर बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से, तो ये जो है अनुच्छेद 323, ये जो है अनुच्छेद 323 का क से संबंधित है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये जो है अनुच्छेद 323 का क से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 338 से संबंधित है, अनुच्छेद 338। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये है 338 का क, यानी 338 में सिर्फ है अनुसूचित जाति, 338 का क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और 338 का ख में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। तो मतलब 38 के का, 38 का खा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई एक एग्जाम में आपका पूछ जाए, इसलिए इसको वीवीआई लगाकर इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, इस टेस्ट का अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो दिए, अभी एक स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको इसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा और उसका आप लोग टेस्ट सीरीज फिर अटेम्प्ट कर लीजिएगा और फिर आप आंसर इस वीडियो के माध्यम से आंसर और डिस्कशन दोनों कर लीजिएगा। आपका कितना मार्क्स आया वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विधानसभा की अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद के पास जो है विधानसभा की अवधि को बढ़ाने का अधिकार होता है। और अगर बात कर लेते हैं कि संसद जो ये विधानसभा की अवधि को बढ़ाने का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 172 का 1, अनुच्छेद 172 का 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है अनुच्छेद 239 ए तथा 39 ए बी को शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। तो दिल्ली के संबंध में उपबंध तथा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण उपबंध को शामिल किया गया है। और ये 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा 239 का ए जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जो क्वेश्चन है प्रस्तावना का समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये बहुत ही एग्जाम में आया पूछ चुका है ये, और संभवतः इस तरह का क्वेश्चन है वो अधिकतर प्रतियोगिता एग्जाम में, वन लाइनर एग्जाम में पूछते रहता है। तो इसके लिए इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। और अगर इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं तो जैसे 42वां संविधान संशोधन जो ये समाजवादी पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द को जो जोड़ा गया था वो प्रस्तावना में है, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। और इस एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जैसे प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसको स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। के मुंशी के अनुसार जो है प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये के मुंशी के द्वारा एक कथन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा निम्न में से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आइए इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है भाग 4 के क में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 51 का ए में देखने को मिलता है, 51 का क। और अगर भाग की बात करें तो भाग 4 का क। मौलिक कर्तव्य से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस भाग से संबंधित है या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भाग की बात करेगा तो 4 का क हो जाएगा और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 जो है 21 से संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो जैसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत और किन किन अधिकारों का घोषणा किया गया है? तो जैसे निजता का अधिकार, अवसर का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नागा पहाड़िया एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य कब बनाया गया? तो नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1963 में जो है नागालैंड का गठन हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि अगर गठन के कारण, तो हम लोग पूरा राज्य का गठन एक बार यहाँ से हम लोग देखते चलते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भारत के संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया था तथा उसी समय जो है भाषाई आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और वो जो है 1956 के संविधान संशोधन में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। तो उस समय के 14 राज्य कौन कौन थे? तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान जो आज का महाराष्ट्र है वो पहले बम्बई हुआ करता था, और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को उस टाइम मध्य प्रांत कहा जाता था।
और अभी जो उत्तर प्रदेश है उसको उस टाइम संयुक्त प्रांत कहा जाता था। फिर बिहार हो गया, और अभी जो ओडिशा है उसको पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, लेकिन उस समय ये 14 राज्य हो चुका था। और 1956 के बाद जो है 1956 के बाद बाकी के जो प्रांत गठन हुए थे उन लोग उसका भी हम लोग डेट जान लेते हैं, इसका गठन हुआ था, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए 14 राज्य तो पहले हो चुका था, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 15वां राज्य बना था वो गुजरात बना था। हाँ, 15वां राज्य कब बना था? गुजरात 1960 में। उसके बाद 16वां राज्य नागालैंड कब बना था? 3 साल बाद 63। गुजरात 1960, नागालैंड 63। मेरे साथ आप लोग जैसे जैसे हम बोलते हैं उसको आप डिवीजन करते चलिएगा। और 17वां राज्य हरियाणा बना था 1966। उसके बाद फिर 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971। उसके बाद 19वां राज्य और 20वां राज्य और 21वां राज्य मतलब मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों बना था 1972। फिर 22वां राज्य बना था सिक्किम 1975, ये 31वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। उसके बाद फिर 23वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश, 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना था। 24वां मिजोरम और 25वां गोवा, ये तीनों बना था 1987 में, तीनों बना था 1987 में। उसके बाद फिर 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। फिर 27वां राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। और फिर 28वां राज्य बना था झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। उसके बाद फिर 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो 29 राज्य हो गया, लेकिन अभी वर्तमान में भारत के कितने राज्य है? 28 राज्य है। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको क्या कर दिया गया? केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा वो इंडियन टेरिटरीज मतलब कि वो केंद्र शासित प्रदेश को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके कारण अभी भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लिए हम लोग पूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड राज्य कब बना? तो 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कुछ चीजें होती है ना क्वेश्चन में, वो बताना पड़ता है। तो जैसे अभी एक बार रिवीजन करा दिए, और कुछ जो क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का आता है जो एग्जाम में कम मतलब कि पूछा गया, उसको हम लोग स्किप करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्न में से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विशिष्ट पदवी प्राप्ति द्वारा, मतलब कोई पद वगैरह दे करके किसी की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। नागरिकता जो है देखिए 5 प्रकार से दी जाती है। नागरिकता की बात करें तो 5 प्रकार से दी जाती है। 5 प्रकार कौन कौन है? जैसे जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूभाग के सम्मिलित द्वारा। बाद बाकी 5 के अलावा और कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त दिलाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के मैथ है, ठीक है। तो मैथ का सॉल्यूशन हम दूसरे वीडियो में हम लोग एक दूसरा उसका वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें देखिएगा एक मैथ का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैथ का सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट मैथ के आगे, ठीक है। वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा। 11 से लेकर लगातार मैथ ही है। 19, 20, 21वां नंबर पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आकार घट जाता है। विषुवत वृत्त से अगर ध्रुव की ओर अक्षांश के आकार पर मतलब कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर जो है अक्षांशों के आकार क्या होता है? आकार जो उसका घट जाता है। आइए एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है 111 किलोमीटर दूर जो है 11 मतलब आकार घटता है कितना? तो 111 किलोमीटर दूरी लगभग घट जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये 111 किलोमीटर के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ये भी बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछे, इसलिए एक बार रिवीजन करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। क्षोभ मंडल जैसे कि बारिश होना, ये सब जो है क्षोभ मंडल
के संदर्भ में ही ये सब वर्षा होती है क्षोभ मंडल के पास। अगर इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं तो जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर से 8 किलोमीटर के मतलब सबसे कम होती है तथा विषुवत रेखा पर से 18 किलोमीटर की होती है और सर्वाधिक वही है। और क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और बात कर लेते हैं काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ, अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है। और काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाते हैं, उसे को क्या कहता है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पनामा नहर जल पोतों के लिए किस वर्ष खोली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 ईस्वी में जो है पनामा नहर जल पोतों के लिए खोला गया है। आइए पनामा नहर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे पनामा नहर जलपोतों के लिए 1914 में खोला गया था और पनामा नहर का निर्माण जो है वो 1906 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर कैरेबियन सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर जिसको कहते हैं को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है और उत्तरी महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है ये पनामा नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरसैंड के निकट गढ़वाला पहाड़िया है जो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर में ए कह रहा है मानसरोवर झील, तो जैसे इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे मानसरोवर झील के अंतर्गत सतलज नदी निकलती है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और सिंधु नदी भी जो है मानसरोवर झील से ही निकलती है। चलिए और मानसरोवर झील कहाँ है, तो ये चाइना के तिब्बत में ही है, ये चाइना इस पर कब्जा कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1890 में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यह जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वनस्पति एवं पौधे संबंधी अध्ययन वर्गीकरण करने वाला जो है शीर्ष अनुसंधान संगठन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 27 के कह रहा है भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम जो है ये समृद्ध स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर क्वेश्चन सॉरी कह रहा है किस रेलवे मार्ग पर कारबुडी नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोंकण रेलवे मार्ग जो है इस पर जो है कारबुडे नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग भी है। और कारबुडे नामक रेलवे सुरंग की अगर लंबाई की बात करें तो ये 6.5 किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 29 का रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73.37% जो है रोहतास जिला जो सर्वाधिक साक्षरता दर है। और वहीं बात कर लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो हो जाएगा उसका पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियां से जो है सोन नदी का उद्गम हुआ है और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां ही माना जाता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सर्वोदय योजना कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में जो है सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग है, और हम मैथ और रीजनिंग जो है वो हो सकता है जो रीजनिंग बनने लायक हो, मतलब वो फिगर वाला तो नहीं बन पाएगा बोर्ड पे, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिगर अटैच करने में, डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं बताते हैं हम, नॉर्मल बोर्ड है। तो देखिए संभवतः जितना रीजनिंग हम कवर कर पाएंगे उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों लाएंगे उस वीडियो में। चलिए तो रीजनिंग को भी स्किप करते हैं, और उसका भी वीडियो आप लोग, उसका भी आंसर आप लोग उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो कितना है रीजनिंग इसमें देख लेते हैं। 32 से 34 35 तक है ना, पता नहीं आगे भी हो सकता है। चलिए 36 हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा जो है पूर्वी द्वीप समूह की खोज इसने किया था। अगर बात कर लेते हैं तो कि वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर पहले पहुंचा था, और वो कालीकाट जो जगह का नाम था वहां पे पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक विशेषण है? तो समूहवाचक के विशेषण, समूहवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। समूहवाचक मतलब क्या बोध हो रहा है, कोई भी वस्तु या कोई भी नाउन जो भी हो वो समूह के बीच हो, उसी को हम लोग समूहवाचक कहते हैं, समूह का बोध उसी से होता है। तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, सी, चारों मतलब उसमें क्या है, चारों लोग, चारों आदमी, चार का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, समूह एक प्रकार का बना रहा है। और ये चारों जो है ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें चार का कोई अंक भी आ रहा है। देखिए संख्यावाचक विशेषण और समूहवाचक विशेषण का है जो चार भेद होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, संख्यावाचक और समूहवाचक एक ही विशेषण को कहा जाता है, इसे भी संख्यावाचक कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक, ऐसे ही समूहवाचक विशेषण कहते हैं। इसका पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक, और पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, तो पहला देखिए गणनावाचक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह का रहे तो वो हो जाएगा गणनावाचक। इसके बाद फिर अगर रहे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 नहीं, पहला दूसरा हिंदी में रहे तो वो क्रमवाचक कहलाता है। उसके बाद फिर दुगुना तिगुना चौगुना पांचगुना गुना लगा रहे तो आवृत्तिवाचक, और अगर दोनों तीनों चारों पांचों छह इस तरह का रहे तो समुदायवाचक। और ये जो चारों पांचों भेद है ये आपस में ही रिलेटेड है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण, मतलब जैसे प्रत्येक, हर, कोई, ये इस टाइप का अगर रहे विशेषण तो क्या कहा जाता है, वो प्रत्येक बोधक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण? देखिए अभी हम लोग जस्ट पहले ही पढ़े थे कि पहला दूसरा तीसरा रहे तो क्या होगा, वो क्रमवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर सी 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित जो है उत्साह शब्द का विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब कह रहा है कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है चार ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि जो है वो शुद्ध है। बाकी पुष्पांजलि में, पुष्पांजलि गलत शब्द है। पुष्पांजलि में जो पुष्पांजलि ली जो है वो हर्षई होगा। मंत्री परिषद में क्या होगा, त्रि जो है त्रि वो हर्षई होगा। उसके बाद आध्यात्मिक में क्या है, आकार आ होगा। वाल्मीकि सही शब्द लिखा गया, इसलिए 40 का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 क्या कह रहा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषांगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिगीसा जो है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द के रूप में जाना जाता है। ये है अनेकों शब्द, ये है एक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, पर्वत के पास की भूमि के लिए, पर्वत के पास की भूमि के लिए शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्यंका। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पशु जो है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए, और इसके ऑप्शन में है विद्यालय, वाचनालय, समतल, तो ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है उसके दोस्त ने धोखा दे दिया था, और उसका दोस्त का क्या नाम था? उसका दोस्त का नाम था मान सिंह। मान सिंह ने ही धोखा दिया था। और बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो जैसे 1857 की क्रांति में तात्या टोपे जो था वो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। अच्छा, बात कर लेते हैं नाना साहब का क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। और 1857 की क्रांति में जो है, क्रांति में दोनों का विद्रोह जो है क्षेत्र कानपुर ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हाँ, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, वर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था? वर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेभागा आंदोलन जो है, तेभागा आंदोलन से वर्गदार अधिनियम का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, क्या हो जाएगा? विराटनगर। अगर बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो क्या हो जाएगा? जैसे चेदी महाजनपद की राजधानी जो है शक्तिमती थी। शक्तिमती जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी। बात कर लेते हैं कुशीनगर। कुशीनगर जो है, तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल महाजनपद की। तथा मथुरा किसकी राजधानी थी? ये थी सूरसेन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, चारुदत्त के रचनाकार कौन थे? चारुदत्त के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास जो है चारुदत्त के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, अलबरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरबी। अरबी जो है किताब उल हिंद की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी द्वारा चलाया गया सिक्का शिवराई बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे का जो है सिक्का शिवराई बना था। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इन सिक्कों पर जो है देवनागरी लिपि में छत्रपति व श्रीराज शिव अंकित थे। ये भी जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, पानी पिए थोड़ा तो वो दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, मुगल सूबा बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार जो गवर्नर जिसको कहते हैं वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फर खां तुर्बती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आगे भी पूछे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
लीग्रैंड नामक जो कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन था, उसके साथ अंतिम युद्ध किया था और लीग्रैंड के हाथों ही कुंवर सिंह की मौत हो गई थी। कुंवर सिंह जो वीर गति प्राप्त हुए थे। कुंवर सिंह की बात कर लेते हैं तो ये जगदीशपुर के थे, जो आरा जो है ना, आरा बिहार के आरा, आरा के जगदीशपुर के से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के, जैसे 23 अप्रैल 1858 के लीग्रैंड के साथ जगदीशपुर में घायल अवस्था में ये युद्ध किए थे और जीत हासिल की थी। 26 अप्रैल को उनके गांव में ही घायल अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। 23 अप्रैल को ये लड़ाई कर रहे थे और 26 अप्रैल में उनको मृत्यु। कुंवर सिंह जी बहुत मतलब एज हो गया था, वो बहुत मतलब बुढ़े टाइप के हो गए थे, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 54। क्या कह रहा है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, एक नाविक था। चौवन का क्या हो जाएगा? डी। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था, परंतु वे पेशे से क्या था? एक नाविक था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका को एकत्र करने के लिए उसने अपने सशस्त्र स्वयंसेवकों के साथ जो है नेपल्स पर आक्रमण किया। उसने किसानों का समर्थन प्राप्त कर वहां के बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका था। ये नाविक गैरीबाल्डी जो पेशे से जो था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 56 क्या कह रहा है? 56 कह रहा है निम्न में से कौन अल्फा किरणों के बारे में असत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक एक करके पढ़ते हैं और कौन असत्य है उसके बारे में जानते हैं। चलिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 2/10 भाग होता है। हाँ, इनका वेग जो है प्रकाश का वेग यानी अल्फा कण का वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। ये असत्य कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ये असत्य कह रहा है। क्या किया जाता है यार? आ जाओ। हाँ चलो हो गया। चलो अब सही है। कह रहा है कि ये असत्य के बारे में जानना है, सत्य। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग होता है, ये सही है, ये सही है। बी ऑप्शन पढ़ता है कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। नहीं, ये गलत है। कणों के द्रव्यमान अधिक होने पर जो है, अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा जो है ज्यादा हो जाती है। ये कम नहीं होगा, ये ज्यादा हो जाती है। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 56 का जो है राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बाकी असत्य पूछ रहा था, असत्य के बारे में जाने गए तो बाकी सही होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने का अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में जो अम्ल का उपयोग किया जाता है वो है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टार्टरिक अम्ल जो है उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और जैसे कुछ और अम्ल के बारे में जान लेते हैं। सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल से संबंधित है। खट्टे दूध जो लैक्टिक, नींबू व सारंगी जो है साइट्रिक अम्ल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 58। श्वसन क्रिया उदाहरण है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंद दहन का। जो मंद दहन का उदाहरण है श्वसन क्रिया। और इसके बारे में जान लेते हैं। दहन की वह क्रिया जो बहुत धीरे धीरे संपादित होती है, मंद दहन का। मंद दहन मतलब धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 59। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है घड़ी के पेंडुलम की छड़े एवं स्केल निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनवार। घड़ी के पेंडुलम की छड़े एवं स्केल इनवर इस्पात से बनाए जाते हैं। इसमें निकेल की मात्रा 36% होता है और इसमें प्रसार गुण नहीं होता है। और बात कर लेते हैं कोबाल्ट इस्पात का प्रमुख अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 61 कह रहा है क्या? निम्न में से सत्य मेल का चयन करे। तो इसका राइट आंसर पहले देखते हैं, मेल कौन नहीं हो रहा है। सत्य मेल का चयन कर रहा है, सत्य करना है, असत्य नहीं सत्य कहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सभी मेल सत्य है। मतलब लाल रक्त कण किससे? तो इरेथ्रोसाइटस से। श्वेत रक्त कण यानी WBC ल्यूकोसाइट।
रक्त बिंबाणु जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। ये तीनों क्या है, सही है, मतलब सभी मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 का निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बायोगैस का घटक नहीं है। अगर बायोगैस का घटक के बारे में बात कर लें तो मीथेन हो गया, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद फिर हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये सब जो गैस है वो बायोगैस का घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरेपथेलिक अम्ल। टेरेपथेलिक अम्ल, कितना कैसा टेढ़ा नाम भी रहता है ना साइंस का। टेरेपथेलिक अम्ल जो है वो टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और ग्लाइकॉल का जो है अम्ल का संघनन बहुलक है, टेरेपथेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स जो ऑक्सीजन और ओजोन है, एलोट्रोप्स। कुछ एक्स्ट्रा संबंधित फैक्ट जान लेते हैं, जैसे ओजोन संपात मंडल में पाई जाती है। ये एलोट्रोप्स जो है ओजोन संपात मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए इंग्लिश क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड? ये जो सिंबल है ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलोन। कोलोन के नाम से जाना जाता है। ये सिंबल जो है वो कोलोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हम इंग्लिश में उतना अच्छा जानकार नहीं है, इसलिए इसका विश्लेषण हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो जिस तरह से थोड़ा स्किप करके चलते हैं, इसका राइट आंसर बता देते हैं, और जो हमको पता है वो हम आपको जरूर बताने का कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 66 कह रहा है ओमिटेड पार्ट्स इज ऑल्सो नोन एज। ओमिटेड पार्ट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का क्या हो जाता है? बी, इलिप्सिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव और पैसिव वॉइस कह रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ऑप्शंस है, एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा एक राइट आंसर होगा। देखिए सेंटेंस क्या है? गो थ्रू द लेटर। गो थ्रू द लेटर को पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? द नाउन ऑफ अवॉइड इज। कह रहा है कि अवॉइड मतलब जैसे अवहेलना करना होता है। आई थिंक अवहेलना करना होता है, हाँ सही है, अवहेलना करना होता है। द नाउन ऑफ अवॉइड मतलब अवहेलना करना। तो कह रहा है ये नाउन अवहेलना करना जो नाउन है, इसका नाउन अवहेलना करना मतलब ये वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा? तो इसका नाउन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आई थिंक, हाँ बी सही है। अवॉइडेंस जो हो जाएगा ये इसका नाउन हो जाएगा अवॉइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैसेज है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। पैसेज बहुत अच्छा है, इजी है, बन जाएगा। देखिए पैसेज में कुछ कहा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए चलते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 68 तो हो गया। 69 से 71। 69 देखिए क्या कह रहा है? व्हाट डज सी आस्क हर मदर, मतलब वह अपने मम्मी से क्या पूछती है। व्हाट डज सी आस्क, वो अपने मम्मी से क्या पूछती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। का राइट आंसर हो जाएगा डी। 70 क्या कह रहा है?
व्हाट डज द डॉटर फील अबाउट हर फादर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही केयर मोर फॉर मनी देन फॉर हर। पैसेज पढ़ने पर इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71, कह रहा हु इज द डॉटर, डॉटर कौन थी, तो डॉटर पद्मा थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, कह रहा है कि ये एंटोनिम्स मतलब प्लीजेंट का जो है उल्टा शब्द एंटोनिम ढूंढिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्श जो है वो प्लीजेंट का एंटोनिम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हैप्पी मतलब खुश होना होता है, मेडलिशियस मतलब भी खुश होना होता है, ठीक है, और उसका हार्श मतलब वही होता है दुखी होना, इसका एंटोनिम वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 क्या कह रहा है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना कैलोरी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 74, सरल आवर्त गति करने वाला कण जो है जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, इसके संदर्भ में क्या असत्य कथन है, कौन सा कथन जो है असत्य है, एक एक कथन को पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, असत्य कथन कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में असत्य कथन कह रहा है, असत्य कथन क्या कह रहा है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है जी, असत्य कह रहा है तो मतलब ये क्या है, सही है, करता है, तब ना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसका त्वरण शून्य होता है, हाँ शून्य होता है। सी नंबर क्या कहा, सी ऑप्शन कह रहा है वेग न्यूनतम होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, वेग जो है वो अधिकतम होता है, वेग इसका क्या होता है, न्यूनतम नहीं होता है, वो अधिकतम होता है, अधिकतम प्लस जाता है, अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 75 कह रहा है सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श परिस्थितियां होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है सेंटीग्रेड दे रखा है, अपेक्षिक आर्द्रता, ताप, वायु की गति, मतलब कह रहा है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु जो है वो एक परिस्थिति के अनुसार क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ताप जो है टेम्परेचर जो है 30.5 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, अपेक्षिक आर्द्रता जो है 60% से 65% तथा वायु की गति जो है 0.0125 मीटर प्रति सेकंड से 0.0416 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 76 कह रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलोराइडो का जो है प्रयोग किया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। अगर पोलोराइडो की बात कर लेते हैं तो यह एक बड़े आकार का फिल्म होती है जो दो कांच प्लेटों के बीच रखा जाता है। यह फिल्म नाइट्रोसेलुलोज तथा हरेपेथाइड के मिश्रण की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह किसका मिश्र धातु मतलब किस से बनकर ये मिश्र धातु का बना होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है, तो 77 का क्या हो जाएगा राइट आंसर सीसा तथा टीन, ऑप्शन नंबर ए, सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि, चार ऑप्शन है, ये पढ़ते हैं क्या इसका सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लघु पतन होने पर धारा भूमि में चली जाएगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि लघु पतन होने पर धारा जो है वो भूमि में चली जाएगी, यानी यही है भू संपर्कित किया जाता है इसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 80 अर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों में जो है अर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है, बकरी के किस नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो नुबियन जो है, एंग्लो नुबियन नस्ल की जो बकरी होती है जर्सी गाय भी इसको कहा जाता है। तो 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो नुबियन। एक प्रकार के बकरी का नस्ल है जो जर्सी गाय भी कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी होती है इस नस्ल की बकरियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होती है और उजली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव जो है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी मिडल के द्वारा जो है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानते हैं तो 1978 से 83 के अवधि में अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। अनवरत योजना की बात कर लेते हैं तो अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, 83 कह रहा है अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर, नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, आर्थिक नियोजन विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवर्ती सूचिका जो है आर्थिक नियोजन विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, इसे कब प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1776 में जो है एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन की जो पूंजीवाद किताब है 1776 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक ने किया है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, बैंकों के ग्राहकों के शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में जो है लागू किया था। अगर इसका थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं तो RBI जो है 1995 में लागू किया था बैंकिंग लोकपाल योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में जो है ट्रेजरी बिल्स पहली बार जो है निर्गत की गई थी 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन को। और ये जो है भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विलियन 1960 के दशक में माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा एक बात और, भारत में जो बजट प्रणाली के ये तो किया था जेम्स विल्सन ने, लेकिन शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, इसके काल में किया गया था भारत में बजट प्रणाली। भारत में जो है बजट प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उड़ने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 91 प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के किस कारण विमोचित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 का हो जाएगा जल के प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की फंक्शनिंग जांचने के लिए जो है मानव शरीर की पल्स दर को जांचा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 93 कह रहा है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी याद का जो भाग है सिग्मोइड कोलन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात, इसमें सिग्मोइड कोलन जो है वो 35 से 40 सेंटीमीटर लंबा हुआ घुमावदार होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 35 से 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 94 कार्य रक्त प्लावता की स्थिति किसकी वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी की कमी से। आरबीसी की कमी से जो है रक्त प्लावता की स्थिति जो है, किसकी रक्त प्लावता की स्थिति बढ़ जाती है, आरबीसी की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 96 क्या कह रहा है? 96 कह रहा है 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और सऊदी अरब। नहीं गलत है, 97 का हो जाएगा ये भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। सॉरी माय मिस्टेक। वही तो हमको लगा ये यूएई जो है यही है, गलत। इसका हो जाएगा 97 का ए, भारत और यूएई। डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात देशों के सैन्य अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, इस वीडियो का। 19वां NAM शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। और इसमें बता देते हैं, इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 99, ये है सेकंड लास्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय की। और इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना है। युवा 2.0 योजना शिक्षा मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए आज का जो है करंट ये जीके का बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन डिस्कशन यही समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा डिस्कशन कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई प्रकार का डाउट रहेगा तो कमेंट में आप लोग कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको बता देते हैं, पीडीएफ के लिए जो स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखेगा उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के सेशन में। जय हिंद।